नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा की थी कि संविधान का भाग जो 3 है वो मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स है। इसके बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक विवरण मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है तो आप कहोगे मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो आपने बताना है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। चलिए थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है हालांकि, लेकिन एक बार फटाफट देख लेते हैं कि क्या पढ़ा था। देखिए, संविधान के भाग 3 को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो अब मौलिक अधिकार है हमने किस देश से ग्रहण किए हैं? ये हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि हमने 7वां जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार उसको हमने हटा दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जिनकी चर्चा एक बार कर लेते हम। अगर हम बात करें, इनका पहला है समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका विवरण मिलता है। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इसका विवरण मिलता है। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। इसके बाद अगला हमारा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद हमारा अगला मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत है। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद जो 31 में था उसको हटा दिया गया है और वर्तमान में वह कानूनी अधिकार है जिसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो अनुच्छेद 12 और 13 मौलिक अधिकारों को आधार प्रदान करते हैं। जैसे 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में मूल अधिकारों को कम करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार हमने पढ़ा, जिसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 के बारे में हमने पढ़ा कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा। वहीं हमने अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ा कि अवसर की समता होगी, राइट टू अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं अनुच्छेद 17 के बारे में हमने पढ़ा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में पढ़ा उपाधियों का अंत। वहीं हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ा वाक स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें हमने पढ़ा। अनुच्छेद 20 में हमने पढ़ा अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 तक हो गए थे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। तो चलिए आज अनुच्छेद 21 के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आप लोग देखते तो हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके छोटे से प्रयास से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज का हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद है पहला, वो आज है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जीवन जीने का अधिकार। व्यक्ति को उसके प्राणों और दैहिक स्वतंत्रता होगी, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्य यानी सरकार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगी। इसके बारे में देखें तो अनुच्छेद जो 21 है, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अलग अलग तरीके की स्वतंत्रताएं दी है। जैसे इसमें एक उदाहरण देखें, निजता का अधिकार ही नहीं, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का मतलब है आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हो
स्वच्छ पर्यावरण रख सकते हो, अपने पसंद के जीवन साथी के साथ विवाह कर सकते हो और गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 21 में शामिल है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख करवाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 21A ये बाद में जोड़ा गया है क्या ये इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब क्या है? अनुच्छेद 21 कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ये हमने प्रावधान किया 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया। यानी हमने अनुच्छेद 21A को बाद में जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन द्वारा और ये कहा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी यानी अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है, निरोध का मतलब होता है डिटेन करना, तो उसमें प्रोटेक्शन मिलेगी। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) ये क्या बताते हैं? 22(1) कहता है और 22(2) कहता है गिरफ्तारी का कारण जानने का। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपका मौलिक अधिकार है कि कारण जानने का कि हमें अरेस्ट क्यों किया गया है। जो व्यक्ति को अरेस्ट किया है वो अपने मन पसंद के वकील के साथ वार्तालाप कर सकता है, परामर्श लेने का अधिकार होगा और उसे 24 घंटे के भीतर भीतर जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुति ना करे। तो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) ये बताता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक बात कही गई है, यात्रा में जो समय लगेगा वो शामिल नहीं होगा। अनुच्छेद 22(4) से लेकर 22(7) तक निवारक निरोध यानी डिटेन जो करते हैं उसके संबंध में संरक्षण देता है। डिटेन होता है जैसे किसी व्यक्ति को पकड़कर गिरफ्तार किए बिना ही के नज़रबंद कर दिया जाता है, उससे कहते हैं निरोध या डिटेन करना। तो ये अनुच्छेद 22 था जिसमें बताता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। साथियों ये जो आर्टिकल है इनको बार बार पढ़ें, लिख के देखें, बार बार दोहराएं और इसका पहले बिना याद करे आप एक बार इनको देखो, फिर इसकी समरी याद करो, दिमाग के अंदर इमेज बनाओ और उसके बाद में समराइज करो और उसके बाद में लास्ट में टेस्ट दो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। समय समय पर हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 23-24 के बारे में, जो हमारा अगला मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। जो अगला हमारा मौलिक अधिकार है तीसरा, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में बताता है। चलिए उसकी बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, बालकों को कार्य में नहीं लगाया जाएगा। और इसमें और क्या बात कही गई? उसमें बात कही गई है, इसमें बात कही गई है कि बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी पर पूर्ण तरीके से रोक होगी। दास प्रथा, हाली प्रथा, बेगार प्रथा। बेगार प्रथा मतलब बिना किसी को पैसे दिए कार्य नहीं करवाया जाएगा, किसी व्यक्ति को बांध कर कार्य नहीं करवाया जाएगा, जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। मानव तस्करी का मतलब है व्यक्तियों को खरीदा व बेचा नहीं जाएगा, चाहे लड़का है चाहे लड़कियां, उनको खरीदा व बेचा नहीं जाएगा। उन्हें खरीदने और बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। ये मौलिक अधिकार है। कोई इतना भी अमीर ना हो कि किसी को खरीद ले और कोई इतना भी गरीब ना हो कि खुद को बेच दे।
चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखानों फैक्ट्रियों आदि में छोटे बालकों को काम करने पर रोक लगाई गई है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले कार्य, चाहे वो कारखाना है, खदानें हैं, वहाँ पर काम करने पर रोक लगाई गई है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। तो तीसरा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल है। आगे चर्चा करते हैं। हमारा अगला मौलिक अधिकार है धर्म से संबंधित। धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर अपना व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका विवरण मिलता है। और हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। अनुच्छेद 25 कहता है अंत्यकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। हम अपनी मर्जी से अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा पद्धति को मान सकते हैं, उसको अपने अनुसार मानने ना मानने ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। अनुच्छेद 25 ही है जो सिखों को कृपाण धारण करने की शक्ति देता है, यानी मौलिक अधिकार देता है। वह अपने अंत्यकरण के द्वारा कृपाण, कड़ा, कंगा, केश ये सारी चीज़ें धारण कर सकते हैं। उन्हें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 25 मौलिक अधिकार है धर्म को मानने का अपने तरीके से। वहीं अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की। इस प्रकार अनुच्छेद जो 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की व्यवस्था कर सकता है, उसके मैनेजमेंट की व्यवस्था कर सकता है। तो अनुच्छेद जो 25 और 26 है इन दोनों को मिला के पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 25 और 26 दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। 25 कहता है अंत्यकरण की स्वतंत्रता, जबकि 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कार्यों का प्रबंध कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक मामलों में करों में छूट, यानी जो टैक्स दिया जाता है उसमें छूट है। राज्य धार्मिक मामलों में टैक्स नहीं लेगा, ध्यान रखना, टैक्स नहीं लेगा लेकिन फीस ले सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि करों में छूट, कर यानी टैक्स में छूट। वहीं अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, यानी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की गई है। धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में कुछ स्वतंत्रताएं भी है, लेकिन ध्यान रखना सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन जहां ट्रस्ट यानी न्यास, किसी कोई ट्रस्ट एनजीओ वगैरह चलाता है जो विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है, वहां पर ये छूट होगी कि वह अपने धार्मिक उपासना पूजा पद्धति को मान सकता है। तो ये आपकी चौथा मौलिक अधिकार था। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद जो है 29 और 30, यानी 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये क्या कहता है इसकी चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण, यानी जो माइनॉरिटीज़ के हैं, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जैसे हिंदू को छोड़कर मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्धिस्ट, ईसाई, ये सारे कौन है? अल्पसंख्यक है। अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? नागरिकों को किसी विशेष वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। तात्पर्य क्या है इसका? कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकेंगे। अनुच्छेद 29(1) कहता है। वहीं अनुच्छेद जो 2 है 29(2) वो क्या कहता है? राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा पोषित, जिसे राज्य से फंड मिलता है, वे केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित किसी को नहीं किया जाएगा। ये अल्पसंख्यकों के संबंधित है। वही अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं में
शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक वर्ग है, जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्धिस्ट है, वो अपने धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और वहाँ पर धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। अकाल अकेडमीज है, मदरसे है, ये अनुच्छेद 30 के तहत शामिल है। वही अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों के संबंध में अधिकार। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा और संविधान की हृदय कहा, है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ये बात किसको कही? अनुच्छेद 32 को कोई। हुआ क्या था, डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है आर्टिकल? उन्होंने कहा कि मुझे सबसे अधिक पसंद आर्टिकल 32 है, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? क्योंकि वो रिट जारी करता है। रिट कितनी जारी करता है? अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आप कहोगे ये रिट क्या होती है? ये एक याचिका होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाके रिट लगा सकते हो कि राज्य ने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हो। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। आगे चर्चा करते हैं। इसमें 5 रिट कौन सी है तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? हैबियस कॉर्पस क्या है? शय शरीर प्रस्तुत करना। ये रिट तब जारी करते हैं जब किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर ले और पुलिस वाले उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते, उस समय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करते हैं और कोर्ट उन्हें कहता है कि जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है उसे शय शरीर प्रस्तुत करो। ये निजी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में लागू होती है, ध्यान रखना। दूसरा परमादेश, हम आदेश देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैंडमस, हम आदेश देते हैं। यानी कोई सार्वजनिक अधिकारी है जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको कहा जाता है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको ये आदेश जारी किया जाता है या गवर्नमेंट कोई संस्था है उसको जारी किया जाता है। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोकना, रुक जाइए। उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को रोकते हैं। बड़ा जो न्यायालय होता है वो अपने अधीन आने वाले न्यायालय को कहता है आप रुक जाइए, उसे किसी कार्य को रोकने के लिए कहता है अगर वो अपने कार्य से बाहर हस्तक्षेप कर रहा हो। उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित करना। उत्प्रेषण का मतलब होता है अपने अधीन आने वाले न्यायालय के मामले अपने पास कोई उच्च न्यायालय बुला ले। यानी बड़ा जो हाई कोर्ट होता है वो छोटे हाई कोर्ट से किसी मामले को डायरेक्ट ऊपर बुला ले, उसे कहते हैं उत्प्रेषण रिट। इसके बाद में है अगली है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है आपका अधिकार क्या। कोई ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक पद यानी कोई गवर्नमेंट पोस्ट है जिसका गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है तो उससे जवाब तलब किया जाता है कि आपका अधिकार क्या है, अधिकार परीक्षा। तो ये आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के बाद में अनुच्छेद 33, 34 और 35 सशस्त्र बलों और सेना विधि से संबंधित है, मार्शल लॉ से संबंधित है। यानी ये परीक्षाओं में इनके बारे में प्रश्न नहीं पूछते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये सशस्त्र बल है, पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, उनके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, आप अनुच्छेद 32 तक पढ़ना है आपको। इसके बारे में महत्वपूर्ण क्या है, देखिए अनुच्छेद जो केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार है या कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ध्यान रखना। और भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी कौन से प्राप्त है, कई बार एग्जाम में आता है अनुच्छेद 14, फिर 21, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 यानी 20 से लेकर पूरे के पूरे 27 तक, 28 तक ये सारे भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। यानी एक 14 याद रखना और फिर 20 के बाद 28 तक याद रखना है। फिर बताता है कि जब इमरजेंसी लगती है उस समय कौन से निलंबित होते हैं। देखिए 358 क्या कहता है, अनुच्छेद 358 कहता है कि अगर
आपातकाल लगता है तो 1970 निलंबित हो जाता है युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय, नेशनल इमरजेंसी के समय। और 359 कहता है कि राष्ट्रपति अन्य अधिकारों को निलंबित कर सकता है परंतु 20-21 को छोड़कर बाकी सभी को निलंबित कर सकता है। ये बात कौन से संविधान संशोधन में कही गई? 44वें संविधान संशोधन में कही। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, तो अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी सारे निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये उस पर निर्भर करता है। कुछ मामले हैं, जैसे एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित रिट कौन सी है? अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट से संबंधित रिट कौन सी है? 226, जैसे मैंने बताया था। ये मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। तो संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने मौलिक अधिकार किए। इसके बाद हमारे आएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये टॉपिक समझ ना आए तो आप इसको 2 बार 3 बार देख सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो चैनल को जरूर ये जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।